हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, आज है हमारी 7th क्लास और आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स। पिछली क्लास में हमने कवर करा था ये दोनों अकाउंटिंग टर्म्स जिसमें हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट के बारे में डिस्कशन किया था, और आज हम आगे के अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप आपने अभी तक की सारी वीडियोस देख ली हों। 6 क्लासेस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं। साथ ही साथ मैं इकोनॉमिक्स की भी इंट्रोडक्टरी क्लास विद सिलेबस डाल चुका हूँ, तो होप आपने वो भी देख लिया हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपने इस वाले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट जो भी ट्रांजेक्शन्स अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन एक सेम नेचर की होती है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हो जो एक सेम नेचर की हो, दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ मिलाकर हम उसको जब एक ही जगह पर रखते हैं तो उस जगह का जो नाम होता है उसको हम अकाउंट कहते हैं। तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर आर रिकॉर्डेड और एडिड और सब्ट्रैक्टेड एट द सेम प्लेस। अब फॉर सपोज हमने परचेज किया कैश में, तो हमारा कैश जा रहा है। हमने सेल किया कैश में, तो हमारे पास कैश आ रहा है। हमने कोई एक्सपेंसेस पे करे कैश में, तो हमारे कैश जा रहा है। हमें कहीं से पेमेंट रिसीव हुई तो हमारे पास कैश आ रहा है। तो कैश के नेचर की सारी ट्रांजेक्शन, सेम नेचर की सारी ट्रांजेक्शन जब हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करेंगे तो उस जगह को हम कहते हैं अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? अकाउंट इज अ लेजर फॉर्मेट रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। अब वो जो एक नेचर का आइटम भी हो सकता है, एक नेचर का पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी जो सेम नेचर का हो, उसको जब हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करेंगे उसको हम अकाउंट करेंगे। और वो लेजर फॉर्मेट में होता है। वो किस फॉर्मेट में होता है? वो हमारे लेजर फॉर्मेट में होता है। हमारा जो अकाउंट होता है उसकी दो साइडेड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए कैश अकाउंट बना के दिखाया है कि ऐसे इस तरीके से लेजर फॉर्मेट होगा, डब्बे बनेंगे। एक साइड का डब्बा हमारा डेबिट साइड कहलाया जाएगा और दूसरी साइड का डब्बा हमारा क्रेडिट साइड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ लेजर फॉर्मेट जहाँ पर इन अ समराइज फॉर्म वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर। तो ये थी हमारा अकाउंट। नाउ कम्स कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? सबको पता है। जो भी पैसा हम बिजनेस को स्टार्ट करते हुए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एज अ प्रोप्राइटर, एज अ ओनर, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, नाउ कैपिटल नॉट ओनली इन्वॉल्व्स कैश बट ऑल्सो गुड्स। तो कोई भी ऐसी अमाउंट और ऐसी गुड्स जो एक ओनर या एक प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करते हुए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उस इन्वेस्टेड अमाउंट को कैश की या फिर उस इन्वेस्टेड गुड्स को हम कैपिटल बोलते हैं। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक एग्जांपल में हम लेते हैं कि फॉर सपोज किसी की बुक्स में हमारे पास ऐसे सब अपेयर होता है। कैश है फॉर सपोज 20,000 का, किसी के पास मशीनरी है फॉर सपोज 50,000 की। ठीक है, किसी के पास स्टॉक है फॉर सपोज 10,000 का। अभी आपको टर्म्स से कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें किस किस हेड में क्लासीफाई होंगी। अभी आप फिलहाल देखते रहिए। 40,000 के डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं 30,000 के। ठीक है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे पास कैश क्या होता है? कैश हमारी क्या होती है? एसेट होती है। अभी आप सिर्फ सुनेंगे, मैंने आपके लिए पहले इक्वेशन लिखी कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, भूल जाओ, अभी आगे देखेंगे। सिंपल सा समझो कि अगर हमारे पास कोई एसेट जैसी चीज़ है, कोई लाइबिलिटी जैसी चीज़ है, तो एसेट्स में से हमें अगर लाइबिलिटी को हटा दिया तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन है, अब इसमें से हम क्लासीफाई करते हैं कि हमारी एसेट्स कौन सी है और लाइबिलिटीज कौन सी है। ठीक है, तो मशीन भी हमारी क्या हो गई? एसेट हो गई। स्टॉक भी हमारी क्या होगी? एसेट हो गई। डेटर्स भी क्या हो गए? हमारे एसेट हो गए। और क्रेडिटर हमारे क्या हो गए? लाइबिलिटी हो गई। अब अगर मैं एसेट का टोटल लगाऊं तो टोटल ऑफ एसेट विल बी, एसेट का टोटल कितना हो जाएगा? 20 प्लस 50 70 प्लस 10 80 80 प्लस 40 120। हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल? 120 हो जाएगा। दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, 120 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास लाइबिलिटी कितनी है? हमारे पास लाइबिलिटी है 30। तो अगर मैं 120 में से 30 को माइनस कर देता हूँ, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 120 में से 30,000, तो मेरे पास कितना बचेगा? 90,000। तो दिस 90,000 विल बी दी कैपिटल ऑफ दी फर्म।
कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा कैपिटल का फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उस सारी इन्फॉर्मेशन में से हमने अपने कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है या फिर वो गुड्स हैं जो हम बिजनेस को स्टार्ट करते हुए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ मूविंग टू द थर्ड, आज की थर्ड पॉइंट और ओवरऑल फिफ्थ पॉइंट है हमारा ये ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? देखो, जो प्रोप्राइटर है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट करी, अगर वो चाहे वो बिजनेस में से उस पैसे को विड्रॉ करना चाहे तो उसको वो विड्रॉ भी कर सकता है अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए। मतलब अगर वो बिजनेस के लिए ही पैसे को विड्रॉ कर रहा है तब तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज आता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहा है, बिजनेस से कोई गुड्स निकाल रहा है, बिजनेस से कोई कैश निकाल रहा है, तो वो जो अमाउंट वो निकाल रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। तो कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज आर नोन एज ड्राइंग्स। सिंपल सी चीज है, कोई भी कैश, कोई भी गुड्स, if the proprietor is withdrawing for his personal use, then that cash or goods will be known as drawings of the proprietor। ठीक है, नाउ आते हैं हम अपने आज के दो लास्ट के टॉपिक्स पे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है लाइबिलिटीज और एसेट्स। नाउ लाइबिलिटीज क्या होती है पहले पढ़ते हैं। लाइबिलिटीज वो अमाउंट है जो फर्म ओ करती है किसी बाहर वाले इंसान को। मान लो मैंने एज अ बिजनेस ओनर बैंक से लोन लिया, अब वो लोन मेरे को कहीं ना कहीं बैंक को वापस करना है, तो जो ये लोन है ये मेरे लिए क्या है? एक ऐसी अमाउंट जो मुझे किसी और को देनी है, मैं किसी और को देना मेरी लाइबिलिटी है। वो क्या है? मेरी लाइबिलिटी। आई ओ टू समबडी हु इज नॉट फ्रॉम द बिजनेस, हु इज आउटसाइड टू द बिजनेस, तो वो क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो लाइबिलिटी रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स। जो बाहर वाले का हम पैसा अपने पास रखते हैं जो हमें कभी ना कभी लौटाना है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। नाउ इसकी क्लासिफिकेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल। हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग के पर्पस के लिए द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। ये लाइन मेरी हमेशा याद रखना कि फॉर अकाउंटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड द ओनर आर सेपरेट। तो इसके ही प्रोस्पेक्टिव से जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर, ये कैपिटल कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, और इसी लाइबिलिटी को हम नाम देते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। जो भी पैसा हम अपने ओनर को पे करेंगे एज अ बिजनेस, वो पैसा बिजनेस के लिए उसकी इंटरनल लाइबिलिटी होगा, और कोई भी पैसा जो एज अ बिजनेस हमें किसी आउटसाइडर को पे करना है, वो पैसा बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा। तो बिजनेस की लाइबिलिटी दो तरीके से क्लासीफाई होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। जो पैसा हम अपने ओनर को देंगे वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होगी, जो पैसा हम किसी आउटसाइडर को ओ करते हैं वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी। ओनर को लाइबिलिटी, ओनर के अगेंस्ट जो हमारी लाइबिलिटी है वो सिंपल सी हमारी कैपिटल बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल आउटसाइडर्स के लिए जो एक्सटर्नल हमारी लाइबिलिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, क्रेडिटर्स आ जाता है, लोन फ्रॉम आउटसाइडर आ जाता है, बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी दो क्लासिफिकेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज़ को और फर्दर उसके टाइम पीरियड के हिसाब से भी क्लासीफाई किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये उसके टाइम पीरियड के हिसाब से है, जिसमें हम उसको क्लासीफाई करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी और हमारी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं पे करनी है किसी आउटसाइडर को। जैसे कि हमने लोन लिया बिजनेस को चलाने के लिए, अब लोन ऐसा तो है नहीं कि हमने लोन को एक साल के अंदर अंदर पे करना है। जनरली कंपैरिजन जो पीरियड हम यूज़ करते हैं, कंपैरिजन पीरियड जो होता है हमारा, कंपैरिजन पीरियड होता है हमारा 1 ईयर। अगर कोई भी लाइबिलिटी हमें 1 ईयर के एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके पे करनी है, 1 ईयर के बाद हमें पे करनी है, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। और कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो हमें विद इन 1 ईयर रियलाइज करनी है, वो हमारी करंट लाइबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो जो लॉन्ग पीरियड के लिए होगी वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, और कोई भी लाइबिलिटी ऐसी जो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होगी वो हमारी करंट लाइबिलिटी होगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया है तो इट्स ऑब्वियस कि बैंक का लोन हम इतनी जल्दी तो पे नहीं करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बैंक से कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं तो वो हमें विद इन 1 ईयर रियलाइज करनी होती है, क्योंकि वो फैसिलिटी ऐसी है जो हम मंथ वाइज यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसका रियलाइजेशन पीरियड 1 मंथ के अंदर अंदर ही आएगा, तो वो हो जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी। और जिसका रियलाइजेशन पीरियड 1 ईयर को एक्सटेंड करता है वो होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी।
तो एक बार से रिकैप करता हूँ आपके लिए, लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो पैसा जो हमें आउटसाइडर को पे करना है, ठीक है। अब लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन है दो, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल क्लासिफिकेशन जो हमें ओनर को ही पे करना है, जैसे कि कैपिटल। अगर हम किसी आउटसाइडर को पे करेंगे तो वो होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे कि लोन, क्रेडिटर, ये सब हमारी आउटसाइडर या एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है टाइम पीरियड के बेसिस पे। पहला, नॉन करंट। अगर हम एक साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी लायबिलिटी को रियलाइज करने में तो वो नॉन करंट, और अगर हम किसी भी लायबिलिटी को एक साल के अंदर अंदर रियलाइज कर लेते हैं वो होती है करंट। लॉन्ग टर्म में जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक, करंट में नॉन करंट में लोन फ्रॉम बैंक, और करंट में हमारा जैसे कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी या फिर क्रेडिटर्स हमारे विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाते हैं। तो ये थी हमारी लायबिलिटी, ठीक है। तो होप आपको समझ आई होगी। 4 चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले अकाउंट। अकाउंट क्या है? एक ऐसा लेजर फॉर्मेट जिसमें समराइज फॉर्म में हमारी सारी सेम नेचर की ट्रांजेक्शन आती हैं। इसकी दो साइड होती हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसको हम किस फॉर्म में बनाते हैं? लेजर फॉर्म में बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल। कैपिटल क्या है? वो अमाउंट जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस को चलाने के लिए। कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती है। कैपिटल को निकालने का तरीका क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एक एग्जाम्पल लिया, समझा। उसके बाद आई तीसरी चीज, दैट इज ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग वो अमाउंट जो ओनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या वो कैश हो सकता है, वो गुड्स हो सकती हैं। फिर हमने पढ़ी लायबिलिटी। लायबिलिटी को मैंने अभी अभी आपके लिए एक्सप्लेन किया। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज एसेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एसेट? सबने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना है, भाई ये मेरी एसेट है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको ओन करता हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस ओन करता है, जिसका वो ओनर है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बिजनेस ओनर है, वो उसकी एसेट मानी जाती है, ठीक है। जिसके पास उसका पोजीशन है और जिसका वो ओनर है, वो उसकी एसेट मानी जाती है, ठीक है। अब एसेट को हम बेनिफिट से भी रियलाइज कर सकते हैं और कैश से भी। जिस भी चीज़ से हमें बेनिफिट हो रहा है, जिसको हम ओन करते हैं, वो हमारी एसेट है। या फिर कोई भी चीज़ जिसको हम रियलाइज करके कैश ले सकते हैं, वो भी हमारी एसेट ही कहलाई जाती है। तो सिंपल सा अगर एसेट को डिफाइन करना, एसेट इज एनी प्रॉपर्टी विच इन ऑफ विच वी हैव द पोजेशन ऑफ, एंड जिसके हम ओनर हैं, वो हमारी एसेट होती है। एसेट को कैसे डिफाइन किया गया है? एसेट को डिफाइन किया गया है दैट एसेट्स आर दी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट को बेनिफिट के टर्म्स में भी डिफाइन किया गया है कि एसेट वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जिनका राइट हम ओन करते हैं, हम उनको कंट्रोल करते हैं, या तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एज एन इंडिविजुअल। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल देखूँ तो मेरे पास क्या है? मेरे पास ये मेरा फ़ोन है, जिस फ़ोन जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरी एसेट है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ओन करता हूँ, मेरे को इससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको चाहूँ तो बेच के कैश पे रियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब एसेट की क्लासिफिकेशन है। एसेट की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से है, नॉन करंट, करंट एंड फिक्सड एसेट। नॉन करंट एसेट को अगर हम देखें तो नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनको हमने वापस से रीसेल करने के लिए नहीं लिया होता बिजनेस में। जैसे कि हमने बिजनेस को करने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी लगाई है, तो क्या वो बिजनेस को करने के लिए जो मैंने वो मशीनरी लगाई है, क्या फिर मैं वो उस मशीनरी को बेच दूंगा? या मैंने वो बेचने के लिए नहीं, हो सकता है कि मैं वो मशीन में डील करता हूँ, बट जनरली आप ये सोचो कि जो भी ऐसी एसेट जो रीसेल के लिए नहीं ली जाती, वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए ली जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉन करंट एसेट। जनरली यहाँ पे हम प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। जो भी एसेट हमने रीसेल के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्शन के लिए ली है, उस एसेट को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट। इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, इन पे हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट वो एसेट्स जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए होती है, रीसेल के लिए नहीं होती हैं, जिनकी वैल्यूज हाई होती है, जिन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट के दो क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है हमारा टेंजिबल एसेट एंड द अदर क्लासिफिकेशन इज इंटेंजिबल एसेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस है, मतलब हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो होती है हमारी टेंजिबल एसेट। जैसे कि मशीनरीज, बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सारी अगर एसेट्स हैं तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो हम इनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल? इंटेंजिबल उसका उल्टा, हम ना उनको देख सकते हैं, ना हम उनको छू सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, ना उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट दे एग्जिस्ट, दे हैव दी वैल्यूज, उनकी वैल्यू है। जैसे कि एग्जांपल हो गया गुडविल, जैसे कि एग्जांपल हो गया पेटेंट। तो कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करती है,
लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमारी बुक्स में इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट जिनको हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, रीसेल के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इनके दो क्लासिफिकेशन, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी फील, विच कैन बी टच, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ऑन दी अदर साइड इंटेंजिबल एसेट वो एसेट्स हैं जिनको ना हम देख सकते हैं, ना इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट। अब बात आती है अपनी अगली एसेट की, दैट इज करंट एसेट। नाउ व्हाट इज दिस करंट एसेट? करंट एसेट वो एसेट है जिनको हमने प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किया है, बल्कि हमने इनको रीसेल करने के लिए यूज़ किया, परचेज किया। तो मेंट फॉर रीसेल, मैनेजमेंट वांट्स टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यहाँ पर भी अगर हमें टाइम पीरियड के बेसिस पे क्लासीफाई करना है तो हम बेस लेते हैं 1 ईयर को। अगर 1 साल से ज़्यादा हमने कोई एसेट होल्ड करी है तो ऑटोमेटिकली वो नॉन करंट एसेट बन जाती है। और अगर कोई भी एसेट हम 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज कर रहे हैं, दैट एसेट बिकम्स आर करंट एसेट। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है छोटा सा, जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी एसेट ही होती हैं, बट वो एसेट कैसे होती हैं? क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस से आपको कैश रिलाइज होगा? नहीं। क्या आपको इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है? नहीं। लेकिन लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट ना होके आपने कोई भी ऐसी एक्सपेंस जो आपको फ्यूचर में करना था, उसको पहले से पे करके बैठो। जैसे कि आपने अपने घर का रेंट था, वो पूरे साल का एक साथ दे दिया, अब आपको 1 साल तक उससे बाहर कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो आप बेनिफिट तो लोगे कहीं ना कहीं, लेकिन आपको कोई कैश रियलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो वो होती है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए, उनको भी हम अपनी एसेट ही ट्रीट करते हैं। इनसे हमें कोई कैश रियलाइज नहीं होता। ठीक है, ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, बेनिफिट होता है लेकिन ये हमारे खर्चे ही हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कुछ पैसे से रिलेटेड कोई फ़ायदा नहीं है, बट हमें फ़ायदा होगा क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही वो पेमेंट कर दी, तो हमें उस चीज़ को यूज़ करने से अब कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि हमने प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो अब हमारा रेंट पेड है ऑलरेडी, तो हम उस चीज़ को, जिस चीज़ का हमने रेंट पे किया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू द पीरियड जहाँ तक हमने उसका रेंट पे कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दी एक्सेप्शंस। क्यों? क्योंकि वो हमें कोई कैश या कोई बेनिफिट रियलाइज नहीं करते, देन टू दे आर कंसिडर्ड टू बी द एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, होप इट मेक्स सेंस। करंट एसेट के कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे कि फ्लोटिंग एसेट, सर्कुलेटिंग एसेट। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको चेंज करते रहते हैं, इनका नेचर है जो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक्स ने गुड्स सेल करी वाई को क्रेडिट पे। तो अभी जब वाई को गुड्स सेल करी, तो ये वाई हमारा क्या है? डेटर है। वाई हमारा डेटर है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी। वाई को गुड्स क्रेडिट पे सेल करी, तो वाई हमारा क्या है? डेटर है। तो अभी हमने इसको एज एसेट डेटर रिकॉर्ड किया। जब इसने हमें पेमेंट कर दी तो हमारे पास ये डेटर कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इससे पहले कैश देने से पहले इसने हमें एक बिल बना के दिया था, तो ये बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है। तो ये अपनी पोजीशन, अपना नेचर चेंज करती रहती है, इसलिए हमने इसको नाम फ्लोटिंग या सर्कुलेटिंग एसेट भी दिया है। ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। थोड़ा समझने में ट्रिकी लगेगा, बट ये कुछ नहीं है। ये भी एक तरीके का खर्चा है, जिस खर्चे से आपको कुछ रियलाइज नहीं होने वाला, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बस आपने अपने बिजनेस को करने के लिए कुछ खर्चा किया था, जिसको अब आपको पीएनएल में, मतलब अपने प्रॉफिट में इफेक्ट डालना है, जिसका लेकिन धीरे धीरे डालना है। जैसे कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस की एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दिया, बिजनेस को प्रमोट करने में खर्चा कर दिया, तो क्या आपको उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है? कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है? कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्या आप उसको रियलाइज कर सकते हो एज अ कैश में रियलाइज कर सकते हो? नहीं, वो तो आपका खर्चा है, आपने खर्चा कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस खर्चे को अपने पीएल में लेके आओगे जब आप बिजनेस को कर रहे हो, तो आप उसको तब तक के लिए एसेट मानोगे। क्यों? क्योंकि आपका उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एज अ नेचर उसको एसेट की तरह ट्रीट करना है, लेकिन वो एसेट है नहीं जनरली, बस हमें ट्रीट करना है उसको। तो एक फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फिक्शन, हमारी सोच में, हमारे ख्यालों में वो हमारी एसेट है, लेकिन एक्चुअली में वो एसेट नहीं है। इससे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे कि प्रमोशनल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब मान लो एक कंपनी ने अपने शेयर इशू करे, रिलायंस ने अपने शेयर इशू करे, ठीक है, और उन शेयर्स को इशू करने में उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दे दिया। तो वो डिस्काउंट कंपनी को अपनी जेब से खर्चना है, अपना जेब का खर्चा है उसका। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसको एसेट की तरह ट्रीट करेगा। कहीं ना कहीं उसको उसको फ्यूचर में अपने पीएल पे उसको लेके आना है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़े? 5 चीज़ें: अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटी एंड एसेट। तो होप आपको चीज़ें समझ आई हूँ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम धीरे धीरे कर रहे हैं। होप मैं अगली वीडियो में और ज़्यादा पॉइंट्स कवर करूँ। इस वीडियो में मैंने 5 किए, पहले में 2 किए थे, अगली में मैं और हो सकता है 10 पॉइंट कवर करूँ छोटे छोटे। तो आप होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए, जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।